आज हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले न्यू लैथी कैसे हुई थी। जब ये खेती की शुरुआत हुई थी तब मानव सभ्यता एक साथ मिलजुल कर रहना सीखी थी, क्योंकि खेती करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर पार्टिकुलर बैठना पड़ता था, जानवर से बचाव के लिए और साथ में मिलकर काम करने की। उस समय खेती बहुत ही मुश्किल तरीके से की जाती, पूरी तरह से बारिश और नदी पर निर्भर रहना पड़ता था। कभी बारिश नहीं होती तो खेती नहीं हो पाती थी। उस समय इस तरह खेती को प्रिमिटिव खेती करते थे। यह पूरी तरह से जीवन निर्वाह पर डिपेंड है। खाने के पर्पस उगाए जाते हैं, जितना खाया पिया जा सके। इसमें खाने के लिए प्रॉपर हम लोग चावल, फल फूल इत्यादि समझ सकते हैं। इस खेती के बाद हम लोग इंटेंसिव खेती के बारे में जानते हैं। इंटेंसिव खेती खाने से थोड़ा ज़्यादा उगाते हैं, जिसे मार्केट के आसपास के सिर्फ मार्केट में, लोकल मार्केट में बेचा जा सकता है। इससे कुछ पैसे आ जाते हैं ताकि अगली बार कुछ नए कामों में लगाया जा सके। तो यह खेती ऐसी खेती हो गई जो खाने से ज़्यादा थोड़े से लोकल मार्केट में बेचने के पर्पज से भी उगाया जाए। इसके बाद आती है कॉमर्शियल खेती। कॉमर्शियल खेती को हिंदी में नगदी खेती भी कहते हैं। यह केवल ज़्यादातर पैसे के कारण ही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके, इस पर्पज से ही इस खेती को की जाती है। आज के टाइम में यह खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। आज के टाइम में यह खेती सबसे ज़्यादा होती है। इस खेती के तहत तुम्हारा कॉफ़ी, चाय, मसाले, कपास, जूट, जिसे जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर और कपास को वाइट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मिर्चा, गन्ना इत्यादि भी उगाते हैं। इन फसलों का मेनली पर्पस यही है, इसे बड़े पैमाने पर उगाना, इससे न्यू प्रोडक्ट बनाना, इसे पैसा कमाना। तो कमर्शियल खेती पूरी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रीकल्चर है। भारत की जनसंख्या में 65% भूमि पर खेती होती है। भारत की बहुत बड़े भूमि पर, भारत के बहुत बड़े भूभाग पर 65% एरिया में खेती की जाती है। और यह हमारे टोटल इकोनॉमी का, यह हमारे टीओटी है, टोटल इकोनॉमी का 15%, हमारे टोटल इकोनॉमी का 15% पैसा एग्रीकल्चर से आता है। यह नेशनल इनकम है हमारे देश की आज के टाइम की। इसके अलावा हम लोग कई तरह से पैसा कमाते हैं, लेकिन फिलहाल आज एग्रीकल्चर टॉपिक है, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। भारत में क्रॉप का क्लासिफिकेशन 3 तरह का है, जिसे हम लोग रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल वह फसल है जो अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च आते आते होली के टाइम में, क्योंकि होली हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और वह उस समय इस रबी फसल की कटाई की जाती है। यह फसल जाड़े के शुरुआती टाइम से उगाए जाते हैं। इस टाइम में उन फसलों का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है जो कम पानी में ही और अधिक कुछ खास टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं। यह फायदे है। खरीफ फसल वह फसल होती है जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। इस फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए भारत में इसे जुलाई महीने में बोई जाती है। जुलाई महीने में बोने के भी पीछे एक पर्पस है। इसका मेनली कारण का भारत में मॉनसून जुलाई महीने से ही शुरू होता है और अक्टूबर तक चलते रहता है। तब तक क्रॉप पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए मैच्योर हो जाती है और अक्टूबर महीने में हम लोग काट लेते हैं। इसमें मेनली चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, भुट्टा आदि उगाते हैं हम लोग। इन 2 फसलों के बीच एक जायद फसल आती है जो कुछ सीजन या पूरी तरह से सीजनल और कुछ महीनों के लिए ही होती है। 1-2 महीने के लिए जैसे समझ सकते हैं, जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरा, कई तरह की सब्जियां, फूल इत्यादि, ये सब शामिल है। इसके अलावा खेती करने के एक और पर्पस जो हमारे टाइप में हम समझ सकते हैं, जीवन के लिए, निर्वाह के लिए खेती करते हैं हम लोग। यह पूरी तरह जीवन को निर्वाह का मतलब जीवन जीने के लिए जरूरी सब्सटेंस उगाना, जरूरी क्रॉप को ही उगाना होता है। ये छोटे पैमाने पे की जाती है, जिससे
कुछ बीघा या हेक्टर में की जाती है खाने के पर्पज से। दूसरा द्विफसलीय खेती, यह खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। इस खेती के तहत दो टाइप के हम लोग फसल उगाते हैं। एक ऐसी फसल जिनकी जड़ें काफी गहराई तक, जमीन के काफी गहराई तक जाती हो। दूसरी वह फसल होती है जिसकी जड़ें मिट्टी कुछ ऊपरी लेवल पर। इससे फायदा यह हो जाता है कि जिसकी जड़ें लंबी जड़ें वाली फसलें पानी को काफी ऊपर तक यानी मिट्टी में नमी को बनाए रखती हैं और इससे पानी की बचत भी हो जाती है। इसमें आसानी से एग्रीकल्चर नॉर्मली हो जाता है, पानी की पूर्ति हो जाती है। तो इसमें मेनली कैसी फसलें उगाई जाती है? एक जिसकी जड़ें काफी लंबी हो, दूसरी वो जिसकी जड़ें जमीन की कुछ ही गहराई तक जाती हो यानी छोटी हो। दूसरा हम लोग एग्रीकल्चर, यह सबसे ज्यादा भारत में यह सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, मिक्स एग्रीकल्चर। एक ही भूमि पे हम लोग 2 टाइप या 3 टाइप के फसल उगाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा फसल की भी पूर्ति हो जाती है और साथ में कई फसल नॉर्मली मिट्टी की ह्यूमस भी बनी होती है। कभी भी मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में एक ही टाइप के फसल को बार बार नहीं उगाना चाहिए। साथ में कुछ लोग आजकल के हम लोग कई खेतों में, गाँव में देख सकते हैं कि या कई शहरों में भी देखने को मिलता है कि हम लोग कुछ खास तरह खेती में तिलहन वगैरह भी उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा उगाते हैं। हालांकि इससे पीछे का पर्पस है जो हम लोग आगे की बात करते हैं। एक एग्रीकल्चर ड्रॉप एग्रीकल्चर है। ड्रॉप एग्रीकल्चर वह एग्रीकल्चर होती है जिसमें फूल ज्यादातर फूलों की खेती की जाती है। यह मेनली फूलों की खेती के लिए ही जाना जाता है। आज फूलों से कई तरह के यूज होते हैं, इसलिए यह खेती भी काफी फैशन में है। फूलों का बहुत ज्यादा, जिससे सेंट बनाना, अगरबत्ती बनाना, चढ़ाना इत्यादि फूलों का यूज है। एक ट्रक एग्रीकल्चर होता है। यह एग्रीकल्चर पूरी तरह से मानसून पे डिपेंड है। यह एग्रीकल्चर पूरी तरह से मानसून बारिश पे डिपेंड है। यह सीजनल होता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के फसल को उगाना। इस तरह के एग्रीकल्चर को ट्रक एग्रीकल्चर कहते हैं। ये मानसूनल डिपेंड है, जिस तरह की बारिश होगी, जिस तरह के मौसम रहेंगे, उस तरह की इसमें फसल उगाई जाएगी। फसल को उगाने के, अब फसल उगाई जाएगी, उसको उगाने से पहले हमें मिट्टी की तैयारी बहुत आवश्यक है। आज हम लोग प्रिपरेशन बिफोर कल्टीवेशन पढ़ेंगे, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। पहला हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी की तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी बहुत ही जरूरी पार्ट है। ये जरूरी पार्ट में से एक है। इसलिए मिट्टी की सबसे पहले टिलिंग करते हैं। कुछ जगहों पे कुछ ऐसा भी होता है कि बारिश का इंतजार कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा पानी आ जाता है, मिट्टी नरम हो जाती है। कुछ जगहों पे ऐसा भी किया जाता है कि पहले के कटाई में, पहले जो फसल उगे थे उसकी कटाई जब हो जाती है या हार्वेस्टिंग का थ्रेशरिंग वगैरह कर ली जाती है, तब उसके कुछ डंठल छोटे छोटे बचे होते हैं जिसे जला दिया जाता है और वह राख मिट्टी में मिल जाता है, जिससे फर्टिलिटी बन जाती है। वह ह्यूमस का काम कर देता है। तो मिट्टी सॉइल के प्रिपरेशन में 2 चीजें मेनली है। एक टिलिंग, यानी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को, लकड़ी का मोटा सा लट्ठा ऐसे होता है जिसे ट्रैक्टर से बांधा होता है, और यह मोटा सा लट्ठा मिट्टी के बड़े बड़े टीलों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। तो टीलिंग करना जरूरी है। इसके बाद थोड़ा सा उसमें सिंचाई करते हैं, यानी इरिगेशन। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मिट्टी की ह्यूमस कहते हैं, नमी बनी रहे मिट्टी में, क्योंकि बीज को बोने से पहले यह बहुत जरूरी चीज होता है। पहले के जमाने में तो इस बड़े बड़े पत्थरों को हाथ से तोड़ना पड़ता था, कुदाल से तोड़ना पड़ता था प्रिमिटिव टाइम में। लेकिन आज इसके लिए ट्रैक्टर है,
कई मशीनें हैं, गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत कुछ कर रही है, इसको आगे हम लोग जानेंगे। साथ में थोड़ा सा फर्टिलाइजर, साथ में हम लोग इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर का भी छिड़काव कर देते ताकि मिट्टी में और जो पहले से ऐस बचे होते हैं वो पूरी तरह से मिलकर मिट्टी को प्रिपेयर कर देते हैं। इसलिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ नमी हो जाए, क्योंकि मिट्टी अगर नरम रहेगी तभी बीज को उसमें हम लोग आसानी से सीडलिंग कर सकते हैं, यानी बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी की तैयारी। अलग अलग मिट्टी को अलग अलग पानी चाहिए होता है, इसलिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। जब मिट्टी की हम तैयारी कर लेते हैं उसके बाद हमें सिलेक्शन ऑफ सीड करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सीड होती है, इसमें हम लोग उच्च क्वालिटी के सीड ले सकते हैं, उच्च क्वालिटी के सीड ले सकते हैं, उच्च क्वालिटी के सीड ले सकते हैं, या निम्न ले सकते हैं। उच्च क्वालिटी की सीड लेने से यह फायदा होता है कि पैदावार अच्छी होगी, अच्छे बीज का चयन करना चाहिए जो अच्छी फसल दे सके। निम्न क्वालिटी का सीड फसल भी कम देगा और इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है, इसकी सबसे बड़ी कमी यही है। इसलिए हमें अच्छे क्वालिटी के बीजों का चयन करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार। इसी आज के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा हाइब्रिड बीजों का यूज करते हैं जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फसल का पैदावार करते हैं, यानी यील्डिंग करते हैं। जब हम सीड का सिलेक्शन कर लेंगे, अच्छे क्वालिटी वाले सीड ही लिए जाते हैं ज़्यादातर। इसके बाद हम लोग सीडलिंग करते हैं, यानी कि रोपाई। रोपाई से पहले पानी का डालना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग फसल के लिए इरिगेशन का अलग अलग क्वालिटी होता है, अलग अलग मात्रा होता है। किसी फसल को ज़्यादा चाहिए, किसी फसल को कम चाहिए, इसलिए हम लोग रोपाई करते समय दो बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का सीड होना चाहिए और दूसरा सीड न ज़्यादा अंदर सीडलिंग करने से पहले हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, सीड ना ज़्यादा अंदर चला जाए, क्योंकि ज़्यादा अंदर चला गया तो वो सीड काफ़ी शुरुआती चरण में, जर्मिनेशन के चरण में बहुत ही नरम होता है, मिट्टी की बहुत मोटी परत को तोड़कर वो बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए उसका ग्रोथ रुक जाएगा। ना ही उसको ज़्यादा ना ही ज़्यादा ऊपर गाड़ देना चाहिए। इससे यह दिक्कत होता है कि बहुत सारे हमारे देश में पशु पंछी होते हैं जो उस बीज को ही खा देंगे। ये दोनों ही चरण में रोपाई विफल हो जाएगी, ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। साथ में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाल देना चाहिए ताकि बीज ही नमी की वजह से सड़ जाए, साथ कीड़े पड़ सकते हैं। जब हम सीडलिंग कर लेते हैं उससे कुछ दिनों के बाद ही या कुछ सप्ताह के बाद उसमें इरिगेशन, सबसे जरूरी चीज इरिगेशन टाइम टू टाइम करना चाहिए। टाइम टू टाइम करना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ फसलों को ज्यादा पानी चाहिए और कुछ को कम। कुछ फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है जैसे चावल, कुछ फसलों को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है जैसे गेहूं, जौ इत्यादि, इन सबको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है या कम पानी में ही हो जाते हैं ग्रोथ। इसलिए पानी को एक तो हम प्रिमिटिव तरीके से इरिगेशन करते हैं, जैसे इसमें पानी हम लोग करहा काटते हुए, कैनल को काटते हुए, एक मिट्टी के कैनल को काटते हुए खेतों तक, कई तरह के खेतों तक पहुंचा देते हैं। इसमें पानी तालाब,
कूप, कुएं, इत्यादि का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज के टाइम में हम लोग कूप द्वारा ड्रिप इरिगेशन का भी, ड्रिप तथा स्प्रिंकल, इन दोनों में पानी का बचत बहुत ज्यादा होता है। इन दो तरीकों में कम पानी में ही ज्यादा से ज्यादा फसलों तक पानी को पहुंचा सकते हैं और उसकी सिंचाई कर सकते हैं। इससे पानी की बहुत बचत होती है। इस तरीके से पानी की बचत नहीं हो पाती है। ड्रिप और स्प्रिंकल, ड्रिप में एक पाइप को लाया जाता है, पूरे खेतों में फैला दिया जाता है। उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानी थोड़े थोड़े मात्रा में टाइम टू टाइम उसमें जाते रहते हैं। स्प्रिंकल छिड़काव टाइप का होता है। यह ज़्यादातर फूलों की खेती में बहुत अच्छा होता है। यह पानी को फुहारे की तरह छिड़कते रहता है, जो चारों तरफ पानी टाइम टू टाइम पर्याप्त मात्रा में जितने मिट्टी को चाहिए, जितने पौधे को ज़रूरत हो, वो पहुँचते रहता है। इसके बाद जब इतना काम हो जाए, उसमें नेक्स्ट टाइम अगली बार उसमें मैन्योर की बारी आती है। मैन्योर या फर्टिलाइजर, क्योंकि मिट्टी में ह्यूमस का बने रहना बहुत ज़रूरी है। यदि ह्यूमस और मैन्योर कम पड़ जाए, इस सिचुएशन में ग्रोथ एग्रीकल्चर का ठीक से नहीं हो, फसल मर जाएगा या उसका ग्रोथ एकदम पूरी तरह से रुक जाएगा। मैन्योर यह नेचुरल होता है। यह नेचुरल होता है या आर्टिफिशियल होता है। यह आर्टिफिशियल तरीके से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। मैन्यूर ज्यादातर कंपोस्ट में सड़े गलने वाले फूल, पत्ती, पौधे, काऊ डंग्स, कई तरह के डंग्स भी डाले जाते हैं और यह सड़ने के बाद खाद का काम कर लेते हैं। बस इसकी एक कमी होती है, यह मिट्टी में धीरे धीरे घुलता है, उसके बाद पौधों द्वारा भी धीरे धीरे ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन इसकी फसल बहुत अच्छी होती है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इससे कोई बीमारियां नहीं होती हैं। फर्टिलाइजर, जबकि फर्टिलाइजर फैक्ट्री में पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फर, मैग्नीशियम इत्यादि मिला के बनाए जाते हैं। इसमें मिनरल पर्याप्त होते हैं, लेकिन और यह मिट्टी द्वारा भी और पौधे द्वारा भी जल्दी ऑब्जर्व कर लिया जाता है, लेकिन इसके शरीर पर साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए फर्टिलाइजर का यूज कम से कम हो, और ये मिट्टी के ह्यूमस को भी धीरे धीरे खराब कर देता है, मिट्टी को एसिडिक बना देता है, जबकि यह एसिडिक नहीं बनाता है। जब हम लोग सही टाइम पे फर्टिलाइजर वगैरह का छिड़काव कर देते हैं, फिर वेडिसाइड का यूज करना बहुत जरूरी होता है। वेडिसाइड वह होते हैं, हम वेडिसाइड खरपतवार कहते हैं, हिंदी में इसको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार वैसे अनवांछित पौधे होते हैं जैसे घास फूस का उगाना खेतों में, जो हमारे द्वारा डाले गए